हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। सेकेंड वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन बाकी की वीडियोस मैं टाइम पर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियोस की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं साइकोलॉजी के वाइवा को डिस्कस कर रही हूँ, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस पे भी आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा, तो हम आज उस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो आपका वाइवा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक साइकोलॉजी की वाइवा की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जो कि आपका स्टडी हैबिट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हो। साथ ही साथ आप साइकोलॉजी वाइवा के प्ले लिस्ट से भी उसको देख सकते हैं। तो जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने उनको दो एस्पेक्ट्स में किया होगा, एक आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट रहा होगा और एक आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहा होगा। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल आपका इंटेलिजेंस का है, तो इसमें आपको इंटेलिजेंस के मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, फीचर्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो। ठीक है, या मीनिंग उसकी। तो मीनिंग देख लेते हैं इसकी। द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यूज आवर नॉलेज टू अडाप्ट न्यू सिचुएशन। या हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो आपकी सोचने, समझने और सीखने की एबिलिटी है। आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो है आपकी टर्मन की। टर्मन ने ये डेफिनेशन दी है। यहाँ पे मैं उनका नाम मेंशन करना भूल गई हूँ, बट ये डेफिनेशन जो दी है वो टर्मन ने दी है। डेफिनेशन है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। मतलब कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपका थ्योरीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुक में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके कोर्स में जितने हैं उनको ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, थर्स्टन की थ्योरी पढ़ी होगी, और लास्ट है आपका गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे आपने स्टेनबर्ग्स की ट्रिआर्किक थ्योरी देखी होगी, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, बट फिर भी इनको हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेयरमैन की टू फैक्टर जो थ्योरी है वो स्पेयरमैन ने दी थी। स्पेयरमैन इन्फ्लुएंस थे गैल्टन और वुंड से। गैल्टन फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने इंटेलिजेंस को स्टडी किया था फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने अपनी टू फैक्टर थ्योरी में दो फैक्टर बताए थे इंटेलिजेंस के। एक था जी फैक्टर मतलब जर्नल फैक्टर, और एक था एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। ये सारी ही थ्योरीज अभी आप लोगों ने अपने एग्जाम टाइम में पढ़ी होगी, तो आपको बहुत सही से याद भी होगी। नेक्स्ट है हमारी थर्स्टन्स थ्योरी। थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और इन्होंने मेंटल एबिलिटी के 7 प्राइमरी फैक्टर्स दिए हैं, जिसमें आपका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर, वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, स्पीड फैक्टर, इंडक्टिंग रीजनिंग फैक्टर, स्पेशियल फैक्टर, मेमोरी फैक्टर आते हैं। ठीक, थर्स्टन ने इंटेलिजेंस का एक नया टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया था जिसको टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, और शॉर्ट में से PMA भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गिलफर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। जॉय पॉल गिलफर्ड की थ्योरी को हम 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने 3 डायमेंशंस बताए थे, कंटेंट, मेंटल, ऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेनबर्ग्स की थ्योरी आ जाती है। इन्होंने इंटेलिजेंस की ट्रिआर्किक थ्योरी दी थी, जिसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आते हैं। नेक्स्ट है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस थ्योरी को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। इस थ्योरी को हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, और इनका मानना था कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। क्योंकि का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज गिवन बाय बिनेट एंड सिमोन। बिनेट जो थे उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट पे वर्क किया था, और इन्हें इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज गिवन बाय विलियम स्टेन।
नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू। आईक्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आईक्यू का फॉर्मूला है आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। यहाँ पे MA से मतलब है हमारा मेंटल एज और CA से हमारा मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो कि किस लेवल के आईक्यू के लोग किस लेवल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपको वो अच्छे से पता होने चाहिए, बाकी को आप अपने आप से मैनेज कर सकते हो। और ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकते हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें भी हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारे कोर्स में हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में आपका बिनेट और सैमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल और वेशलर टेस्ट आता है। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में हमारा मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट और कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट आता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो मेन पॉइंट्स थे उनको मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अपनी फाइल में आपने जो कुछ भी लिखा होगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, वो सभी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जो चीज़ें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की डिस्कस करी है वो ऑलमोस्ट लोगों ने सेम ही की होगी। तो अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है टेस्ट और एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जो ये आपका प्रैक्टिकल है ये क्या है, एक टेस्ट है और एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो इंटेलिजेंस का आपका प्रैक्टिकल है ये आपका एक टेस्ट है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, इसका पूरा नाम है रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड बाय JC रेवेंस। ऑब्जेक्टिव, इस टेस्ट को कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू नो द मेंटल एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट की मेंटल एबिलिटी को जानना। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इस टेस्ट को कंडक्ट करने में। तो आपके पास JC रेवेंस की बुकलेट होनी चाहिए, आंसर शीट होनी चाहिए जिसमें से आप आंसर चेक करोगे, मैनुअल होगा जिसमें आपको सब कुछ पता होगा कि कैसे चेक करना है किस चीज़ को। नेक्स्ट आपका पेन एंड पेंसिल। ये वो पॉइंट है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो जो भी आप करोगे वो सबको तो आपको पता ही है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कर रखा है। सेटअप, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, ये सारी सभी प्रैक्टिकल की एक जैसी हैं। अब मैं आपको इस प्रैक्टिकल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो प्रैक्टिकल होगा ये आपका नॉन वर्बल फॉर्म में होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जब रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो इससे आप लोग अवेयर हैं। तो जो बुकलेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कुछ इसी तरीके से होंगे। आपको यहाँ पे एक फिगर दिया होगा जिसमें से उसका कुछ पोर्शन मिसिंग होगा और नीचे आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से कौन सा वाला ऑप्शन इस फिगर में फिट हो रहा है, तो हमें वो सर्च करना है और उसका आंसर करना है। तो अब हम इसके आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, प्लेस, एज और टेस्ट कितने बजे स्टार्ट हुआ है। दूसरी साइड आपको लिखना है डेट, बर्थडे और टेस्ट एंड डेट, मतलब कितने बजे एंड हुआ आपका टेस्ट। आपको जो बुकलेट दी जाएगी उसमें आपको 5 सेट्स देखने को मिलेंगे, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D और सेट E। और हर सेट 12 सब सेट्स में डिवाइड होगा। जैसे सेट A में आपको 12 फिगर्स का आंसर करना होगा। इसमें A1, A2, A3, A4, A5 और A12 तक फिगर्स आपको देखने को मिले। इसी तरीके से सेट B में 12 होंगे, सेट C में 12 होंगे, सेट D में 12 होंगे और सेट E में 12 होंगे। जो सब्जेक्ट होगा वो बुकलेट में फिगर को देखेगा और जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे फिल करेगा। जैसे कि A1 का राइट आंसर है 4, A2 का राइट आंसर है 5, A3 का राइट आंसर है 1, तो यहाँ पे उसको फिल किया गया है। आगे भी बाकी सेट्स में भी सेम चीज़ें की गई हैं और जो इन टेस्ट को चेक करेगा वो बस बगल वाले कॉलम में जो राइट आंसर्स होंगे उनके आगे राइट का निशान लगाएगा और जो रॉन्ग आंसर होंगे उसके आगे जस्ट सिंपली क्रॉस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 वाले में 2 का जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे सिंपली एक क्रॉस का छोटा सा निशान लग गया है। लास्ट में हमें जितने राइट हैं उनको लिख देना है। सेट A में यहाँ पे 12 राइट थे तो हमने पूरे 12 लिख दिए हैं। सेट B में हमारे 2 रॉन्ग थे तो हमने यहाँ 10 लिखे हैं। सेम इसी तरह हमारे साथ में सेट C में भी 2 रॉन्ग थे, सेट D में भी 2 रॉन्ग थे और सेट E में भी 2 रॉन्ग थे।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है, आपके टेस्ट को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। टोटल में जो मार्क्स अचीव किए गए हैं हम वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे टोटल 60 होने चाहिए थे, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसने केवल 52 ही स्कोर किया है। ठीक है, तो जो टोटल स्कोर किया है सब्जेक्ट ने हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में यहाँ पे ग्रेड दिया गया हुआ है 3rd प्लस। तो जैसे यहाँ पे 52 आपका रॉ स्कोर आया है और टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 60 थे, राइट आर्म यहाँ पे हमारे जो थे वो 52 थे। जो 52 है उसका परसेंटाइल जो है वो 75 बनेगा और ग्रेड आपका 3rd प्लस आएगा। तो जो ग्रेड निकालने वाला है इसके लिए इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आपका फॉर्म्स वगैरह है वो आपको मैनुअल में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप पूरा इसको कर सकते हो। तो इस टेस्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा पहले भी मैंने बोला है और एक बार फिर बोल रही हूँ कि जो भी आपने अपने प्रैक्टिकल में किया होगा उसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके नेक्स्ट प्रैक्टिकल के वाइवा से रिलेटेड होगी।